Hello guys, today I'm going to talk about the first chapter of 12th physics, that is electrostatics. ये जो चैप्टर आपका है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट नॉट ओनली फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है नीट एग्जाम के रिलेटेड भी, ठीक है। तो इसमें हर साल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हर साल इसमें एक या दो क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो हम इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। बट ये जो आज का लेक्चर होगा, दिस लेक्चर विल बी कम्प्लीटली एन इंट्रोडक्शन टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है, जिसमें बेसिक्स पहले क्लियर की जाएगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है वो आज हमें यहाँ पे डिस्कस करना है, ठीक है। तो आप ध्यान रखना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है इसमें हमें किसके बारे में स्टडी करनी है, ठीक है। सो लेट्स डिस्कस टुडे अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। तो आपको ये तो पता ही है कि फिजिक्स जो है इट्स अ वास्ट सब्जेक्ट, तो इस वजह से हमने इसको क्लासिफाई किया है डिफरेंट ब्रांच में। जैसे आप क्लासिकल फिजिक्स पढ़ते हो, क्वांटम फिजिक्स पढ़ते हो, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हो, डिफरेंट इलेक्ट्रोडायनेमिक्स या बाकी बाकी चीज़ें पढ़ते हो। तो इन्हीं में से एक ब्रांच हमारा है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। तो अगर हम पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है इसकी टर्मिनोलॉजी में जाएं, ठीक है, दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये जो ब्रांच है फिजिक्स का, इट्स कंपोज्ड ऑफ टू टर्म्स, इसमें दो टर्म्स हैं, ठीक है। एक टर्म इसके अंदर है दैट इज इलेक्ट्रो, ठीक है, और जो सेकेंड टर्म इसके अंदर है दैट इज स्टैटिक्स, ठीक है। तो ये दो टर्म्स इसके अंदर है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अगर हम देखें, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रो का मतलब है चार्ज, ठीक है। तो इलेक्ट्रो जो है इसको हम कहते हैं चार्ज, इलेक्ट्रो जो है इट मींस हियर चार्ज, और स्टैटिक्स का मतलब है एट रेस्ट, ठीक है, ठीक। तो अगर हम इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ऊपर, ठीक है, बात करें या इसके रिगार्डिंग अगर हम देखें, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है इसमें चार्ज के बारे में डिस्कशन होगा, इसमें चार्ज की स्टडी होगी, मगर वो जो चार्जेस होंगे दे विल बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, वो रेस्ट में होंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम कह सकते हैं फिर ऐसे, इट्स द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ठीक है, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स जहां हम चार्जेस के बारे में स्टडी करते हैं, इन विच वी डील विद द चार्जेस, लेकिन वो चार्जेस जो होंगे दे विल बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। या मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, it is the branch of physics where we study about static charges। static का मतलब यह है कि जो रेस्ट में होंगे, ठीक है, static charges। तो इन नटशेल अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स देखें, ठीक है, क्योंकि ये हमारा इंट्रोडक्टरी क्लास है तो इसमें हम बेसिक्स पहले क्लियर करेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ठीक है, वेयर वी टॉक अबाउट चार्जेस, लेकिन वो जो चार्जेस होंगे वो किस में होंगे, रेस्ट में। तो इसके बाद आप जब सेकंड चैप्टर पढ़ोगे तो वहां पे ये चार्ज जो है ना ये फ्लो करेगा, ठीक है, दिस चार्ज विल बी इन द स्टेट ऑफ मोशन, ठीक है। तब इसको कहा जाता है इलेक्ट्रोडायनामिक्स, ठीक है, इलेक्ट्रोडायनामिक्स, ठीक। जब ये चार्ज फ्लो करने लगेगा, ठीक है, व्हेन दिस चार्ज कम्स इनटू द स्टेट ऑफ मोशन, ठीक है, तो ये जब चलने लगेगा चार्ज तो तब इस फिजिक्स के ब्रांच को हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स कहते हैं, या इसको करंट इलेक्ट्रिसिटी भी कहा जाता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो ये हमारा सेकेंड चैप्टर होगा। पहले हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है इट्स अ वेरी वास्ट ब्रांच, या ये बहुत ही बड़ा चैप्टर है यहाँ पे। तकरीबन इट विल बी कंप्लीटेड मिनिमम इस ये एक मंथ में कंप्लीट होगा, ठीक है।
तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है ना, इसको दो और नाम भी दिए जाते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है इसको हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, गॉट इट। क्यों स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है जब चार्ज की स्टडी होगी, ठीक है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्यों कहा जाता है इसको? क्योंकि यहाँ पे हमें जो चार्जेस पढ़ने हैं वो रेस्ट में होंगे, ठीक है। एक और नाम भी है इसका स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का, इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। ये तीन नाम इसके, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, गॉट इट, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, बट वी यूजुअली यूज द टर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। हम अक्सर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टर्म जो है वो यूज करते हैं, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? इट्स द ब्रांच ऑफ फिजिक्स वेयर वी टॉक अबाउट चार्जेस, बट दीज चार्जेस आर इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। तो एक ऐसी ब्रांच फिजिक्स की जहां पे हम चार्ज के ऊपर स्टडी करते हैं, ठीक है, जो चार्जेस रेस्ट में होंगे, या शॉर्ट में ब्रांच ऑफ फिजिक्स वेयर वी स्टडी अबाउट स्टैटिक चार्जेस। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को एक और नाम से भी पुकारा जाता है, ठीक है, दैट इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक क्यों? क्योंकि रेस्ट में है। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी इसे कहा जाता है, ये हम आगे चल के देखेंगे कि इसको फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी क्यों कहा जाता है। और जब ये चार्ज चलने लगेगा, ठीक है, तो तब हम इस फिजिक्स के ब्रांच को इलेक्ट्रोडायनेमिक्स कहते हैं या करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, ठीक है। क्योंकि ये हमें सेकेंड चैप्टर में डिटेल में पढ़ना है, तो वी विल लीव इट एज सच हियर, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में आज हम डिस्कशन करते हैं, तो ये हमें अभी नहीं पढ़ना है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में हम पहले देखेंगे, ठीक है। तो अगर आप इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करेंगे तो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपको पढ़ने हैं। एक तो आपको चार्जेस के बारे में पढ़ना है, तो पहले आपको मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो दिखाऊंगा, या उसकी डेफिनेशन जो है टू लॉट ऑफ एक्सटेंट हम इस चार्ज को समझने की कोशिश करेंगे, बट एग्जैक्ट डेफिनेशन अभी इसकी पूरी तरह नहीं दी गई है, ठीक है। तो वी विल लर्न द डेफिनेशन ऑफ चार्ज थ्रू इनडायरेक्ट मेथड में एक अप्रोच आपको दूंगा, उस अप्रोच के थ्रू ही हम इस चार्ज को समझेंगे, व्हाट्स चार्ज। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पहले जो चीज हमें पढ़नी होगी दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज, अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। फिर इन चार्जेस के बीच जो फोर्स होगा, इन स्टैटिक चार्जेस के बीच जो फोर्स होगा वो भी हम पढ़ेंगे, वो हम कूलम्स लॉ से देखेंगे कि वो किस किस चीज पे डिपेंड करता है, कूलम्स फोर्स, ठीक है। तो जो इन स्टैटिक चार्ज के बीच फोर्स होगा दैट्स नोन एज कूलम्स फोर्स, ठीक है, जो कूलम्स लॉ के नाम से भी मशहूर है, ठीक है। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और जब इस चार्ज को हम कहीं पे रखते हैं ये एक फील्ड बनाता है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको भी डिटेल में पढ़ेंगे। सेकंड सेक्शन जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में होगा, ठीक है। डायपोल भी पढ़ने होंगे वहां पे, फिर आपको डायपोल के एक्शन लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा, इक्वेटोरियल लाइन पे निकालना होगा, ठीक है। डिफरेंट सिचुएशंस हम यहाँ पे लेंगे। और तीसरा जो सेक्शन इसमें होगा दैट इज रिगार्डिंग पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ेंगे, ठीक है। ये चार्ज एक दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट या रिपल कर सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड की सिंपल डेफिनेशन यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे सिंपल तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली एक स्पेस होती है, 3 डायमेंशनल स्पेस होती है, जहां अगर दूसरे चार्ज को रखा गया, ठीक है, या जहां अगर हम किसी दूसरे चार्ज को रखें वो अट्रैक्ट या रिपल हो सकता है, उस स्पेस को इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। फिर वेक्टोरली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से इसका मैग्नीट्यूड निकाल दें। फिर पोटेंशियल के ऊपर भी डिस्कशन होगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वहाँ पे शेल्स पढ़ने हैं हमें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल शेल, वो सब चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। और लास्ट जो सेक्शन होगा वो कैपेसिटर्स के रिलेटेड होगा, ठीक है। ये कैपेसिटर्स बहुत ही ज्यादा यूज होते हैं, ठीक है। कैपेसिटर सिंपली एक डिवाइस होती है जो चार्ज स्टोर करता है, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर करता है। इट हैज लॉट ऑफ रिजेम्बलेंस विद द बैटरी, जैसे बैटरी है, जो जैसे बैटरी चार्ज स्टोर करती है वैसे ही कैपेसिटर भी स्टोर करता है, बट वहां पे हम डिफरेंस भी देखेंगे कि कैपेसिटर क्यों फिर इसे नाम दिया गया, ठीक है। सो ये बहुत सारे डिवाइसेस में यूज होता है, लाइक जो इलेक्ट्रिक फैन है वो कैपेसिटर, उसमें कैपेसिटर यूज होता है, ठीक है, क्योंकि पहले उसको चार्ज
पहले बहुत ज़्यादा स्टोर करना पड़ता है, फिर वो फैन जो है दैट वर्क्स, दैट ऑपरेट्स अकॉर्डिंग टू इट्स नॉर्मल सिचुएशन, ठीक है। तो लास्ट में एक डिवाइस भी आपको पढ़नी होगी इसमें, दैट इज वेन डी ग्राफ जनरेटर, ठीक है। वेन डी ग्राफ, ये मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि हमें कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे पढ़नी है। वेन डी ग्राफ जनरेटर भी आपको पढ़ना होगा, ठीक है। तो पहले हम आज इलेक्ट्रिक चार्ज, क्योंकि दिस चैप्टर इज कंप्लीटली अबाउट चार्ज, तो पहले हम चार्ज देखेंगे, व्हाट इज बेसिकली इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। तो चलिए आज हम इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो देखते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज जो है ना, इसकी एक डेफिनेशन दी है एक साइंटिस्ट ने जिसको विलियम गिलबर्ट कहा जाता है, ठीक है। ये बहुत ही एक फेमस फिजिस्ट है विलियम गिलबर्ट। इन्होंने किसी हद तक चार्ज की डेफिनेशन जो है वो दी है, ठीक है। इस विलियम गिलबर्ट ने एक और चीज भी दी है, जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ जो है ना, इट आल्सो बिहेव्स एज मैग्नेट, ठीक है। अर्थ का भी एक अपना मैग्नेटिक फील्ड है, वो भी विलियम गिलबर्ट ने हमें बताया था, ठीक है। तो विलियम गिलबर्ट ये बहुत ही फेमस साइंटिस्ट है। तो विलियम गिलबर्ट के हिसाब से, या अगर हम विलियम गिलबर्ट का पॉइंट ऑफ व्यू देखें रिगार्डिंग चार्ज, विलियम गिलबर्ट कहते हैं कि चार्ज इज समथिंग, ये कुछ ऐसी चीज है जो मटेरियल ऑब्जेक्ट्स में पाई जाती है। तो अकॉर्डिंग टू विलियम गिलबर्ट, चार्ज इज समथिंग, चार्ज जो है ये कुछ चीज है जो किनके पास होती है, मटेरियल ऑब्जेक्ट्स के पास होती है, ठीक है। सो चार्ज इज समथिंग पोजेस्ड बाय मटेरियल ऑब्जेक्ट्स, चार्ज एक ऐसी चीज है जो मटेरियल ऑब्जेक्ट्स के पास होती है, ठीक है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्ट करते हैं या इलेक्ट्रिक फोर्स को रेस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है। तो चार्ज इज समथिंग, चार्ज एक ऐसी चीज है जो मटेरियल ऑब्जेक्ट्स के पास होती है, ठीक है, और जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्ट कर सकते हैं, ठीक है, या रेस्पॉन्ड कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। अब ये डेफिनेशन जो है इसको आप अच्छे से समझोगे जब मैं एक मैथमेटिकल एक अप्रोच इसका दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल आप याद रखेंगे विलियम गिलबर्ट ने कहा कि चार्ज एक ऐसी चीज है जो मटेरियल ऑब्जेक्ट्स के पास होती है, ठीक है, जिसकी वजह से ये एक्सर्ट कर पाते हैं, ठीक है, दैट मेक्स इट पॉसिबल टू एक्सर्ट इलेक्ट्रिक फोर्स, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्ट कर पाते हैं या रेस्पॉन्ड करते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स को। गॉट इट? समझ आ रही है चीज, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज इज समथिंग पोजेस्ड बाय मटेरियल ऑब्जेक्ट, चार्ज एक ऐसी चीज है जो मटेरियल ऑब्जेक्ट्स के पास होती है, जिसकी वजह से, ठीक है, इस चीज की वजह से ये इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्ट कर सकते हैं या इलेक्ट्रिक फोर्स को रेस्पॉन्ड कर सकते हैं, ठीक है। ये हम अच्छे से कब समझेंगे, जब हम एक मैथमेटिकल अप्रोच इसका लेंगे, उसी से आपको ये चार्ज का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होगा, ठीक है। और ये भी एक डेफिनेशन है, चार्ज की एक और डेफिनेशन है जो आगे चल के आपको क्लियर होगी। चार्ज की एक और डेफिनेशन है, इट इज व्हाट, इट इज एन इनहेरेंट प्रॉपर्टी, ये एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है, विच इज पोजेस्ड बाय मटेरियल ऑब्जेक्ट्स, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स को रेस्पॉन्ड कर पाते हैं, ठीक है। ये आप, ये जो डेफिनेशन आपकी है ये मैं आगे चल के क्लियर करूंगा, ठीक है। अब इस पहले हम एक मिनट ये चीज रब करते हैं, ठीक है, गॉट इट, एक मिनट। तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, अच्छे से रब करते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज
इलेक्ट्रिक चार्ज जो है इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो आज हमें ये चीज क्लियर है कि ये जो चार्ज है हमारे पास तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स है। सो वी हैव थ्री कॉमन एलिमेंट्री पार्टिकल्स। एक है हमारे पास इलेक्ट्रॉन, ठीक है, दूसरा है हमारे पास प्रोटॉन, तीसरा है हमारे पास न्यूट्रॉन। हालांकि आज जो एटम है, एटम के अंदर मोर देन 36 और 35 पार्टिकल्स है, बट the three most commonly elementary particles, the three most commonly elementary particles are electron, proton and neutron. Suppose we will assume here first we don't have any information, we don't know anything about charge, हमें electric charge के बारे में कुछ पता ही नहीं है, ठीक है। तो let's discuss first from the gravitation concept, ठीक है। gravitation concept आपने 11th में पढ़ी होगी, ठीक है। उसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हम चार्ज के ऊपर, ठीक है, आ सकते हैं। तो चार्ज का कॉन्सेप्ट यही से निकलेगा। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, दीज आर एलिमेंट्री पार्टिकल्स, ठीक है, दीज आर एलिमेंट्री पार्टिकल्स। तो एलिमेंट्री पार्टिकल्स होने की वजह से, ठीक है, हालांकि ये तो बहुत छोटे होते हैं, दे आर सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ठीक है, बट इनका कुछ मास तो होगा, ठीक है, हालांकि मास कम होगा बट देयर विल बी मास। इलेक्ट्रॉन का मास आपको पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.11 into 10 raised power -31 kg। आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो, ठीक है। अब अगर प्रोटॉन का मास देखिए, मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, प्रोटॉन का मास जो है दैट इज 1.672 into 10 raised power -27 kg। और मास ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो अप्रोक्सीमेटली इसके बराबर है, बट थोड़ा न्यूट्रॉन का जो मास है वो ज्यादा है, दैट इज 1.674 into 10 raised power -27 kg, ठीक है। समझ आ रही है चीज, ठीक है। सो मास ऑफ न्यूट्रॉन इज 1.674, ठीक। तो अब मुझे ये बोलिए, ठीक है, क्योंकि हमें चार्ज के बारे में अभी पता ही नहीं है, तो हम इस मैथमेटिकल अप्रोच से इस चार्ज को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं दो इलेक्ट्रॉन लूं, ठीक है, सो इफ आई टेक टू इलेक्ट्रॉन्स, अब अगर मैं दो इलेक्ट्रॉन्स लूं, ठीक है, सो लेट्स टेक इनटू कंसीडरेशन टू इलेक्ट्रॉन्स, दो इलेक्ट्रॉन मैंने लिए, ठीक है। इन दो इलेक्ट्रॉन्स को, सपोज ये एक इलेक्ट्रॉन है मेरे पास, ठीक है, सो दिस इज योर इलेक्ट्रॉन, ठीक, ये एक और इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, ठीक है। इन दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच जो डिस्टेंस है वो मैं रखूंगा 1 सेंटीमीटर, ठीक है। सो हमने दो इलेक्ट्रॉन्स लिए, वी हैव टेकन हियर टू इलेक्ट्रॉन्स, दे आर केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। तो हमने दो इलेक्ट्रॉन्स लिए, ठीक है, इन दो इलेक्ट्रॉन्स को 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखा। ये तो आपको, क्योंकि हम ऐसा सिस्टम यहाँ पे यूज करेंगे, तो 1 सेंटीमीटर जो है इट विल बी इक्वल टू 10 raised power -2 मीटर, क्योंकि ऐसा सिस्टम है, हम देखेंगे, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रॉन का मास कुछ होगा, सो आई विल लेबल इट एज m, दैट्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन का भी कुछ मास होगा, ठीक है। हमने दो इलेक्ट्रॉन्स लिए, ठीक है, सो वी हैव टेकन टू इलेक्ट्रॉन्स एंड दे आर केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर, ठीक है, फ्रॉम ईच अदर। तो सपोज हमें पता ही नहीं इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, तो क्योंकि इनका मास है, तो ड्यू टू देयर मास दे मस्ट एक्सर्ट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन ईच अदर। क्योंकि 11th में आपने ग्रेविटेशन पढ़ी है, क्योंकि दो पार्टिकल, वहां पे आपने पढ़ा है कि अगर दो पार्टिकल्स का कुछ मास है, मास की वजह से एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, दैट्स ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अगर वो ग्रेविटेशनल फोर्स हम निकालें इन दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, ग्रेविटेशनल फोर्स वो मैं G से लिखूंगा, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन दीज टू इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इनका कुछ मास है, तो वो होता है किसके बराबर, G(m1 m2) डिवाइड बाय r स्क्वायर, इसी के बराबर तो होता है, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल्स टू, ठीक है, G का वैल्यू डाले, सो दैट इज 6.67 into 10 raised power -11। पढ़ा होगा आपने G का वैल्यू, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो हेनरी कैवेंडिश ने एक्सपेरिमेंटली निकाला। सो G का वैल्यू है 6.67 into 10 raised power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, क्योंकि ऐसा सिस्टम हम यूज कर रहे हैं। इनटू फिर क्या, यहाँ पे कौन से पार्टिकल्स हमने लिए, दो इलेक्ट्रॉन लिए, एक का मास 9.11 into 10 raised power -31, दूसरे का भी मास, क्योंकि इनका मास सेम है,
तो यहाँ पे जो एम ई है यहाँ पे भी एम ई, तो वो होगा एम ई का स्क्वायर। तो mass of electron is simply 9.11 into 10 raised power minus 31, ठीक है। फिर उसका क्या आएगा स्क्वायर, क्योंकि ये 2 बार है, डिवाइड बाय आर डिस्टेंस कितनी है 1 सेंटीमीटर, क्योंकि हम ऐसा सिस्टम यूज करें तो इट विल बी 10 raised power minus 2 स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक चीजें समझ आ रही हैं? ठीक है, यहाँ तक तो आपको चीजें क्लियर होगी। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे बोलिए, ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स इन 2 इलेक्ट्रॉन्स के बीच जो है दैट कम्स आउट टू बी 5.5 into 10 raised power minus 67 न्यूटन। ठीक है, दिस विल बी योर ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो इन 2 इलेक्ट्रॉन्स के बीच आ रहा है दैट आर केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर, दैट कम्स आउट टू बी 5.5 into 10 raised power minus 67 न्यूटन। तो इस फोर्स से, ठीक है, तो इस फोर्स से ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करने चाहिए। ठीक है, इस फोर्स से ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करनी चाहिए। ठीक है, मगर एक्सपेरिमेंटली क्या देखा गया, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल फोर्स के हिसाब से ये 2 इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करने चाहिए, मगर इनके बीच एक्सपेरिमेंटली अट्रैक्शन नहीं देखी गई। ठीक है, इनके बीच देखा गया रिपल्सिव फोर्स, या इनके बीच देखी गई रिपल्शन। ठीक है, और वो रिपल्शन या वो रिपल्सिव फोर्स, तो इनके बीच क्या देखी गई, रिपल्सिव फोर्स या रिपल्शन देखी गई। क्योंकि आपने एक प्रॉपर्टी भी पढ़ी है ग्रेविटेशन के रिलेटेड, वहां पे आपने ये देखा है कि जो बेसिकली ग्रेविटेशनल फोर्स है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए रेस्पॉन्सिबल जो है वो मास है। ठीक है, दैट्स ग्रेविटेशनल फोर्स इज बिकॉज ऑफ मास ऑफ द पार्टिकल्स। ठीक है, और ग्रेविटेशनल फोर्स कभी भी रिपल्सिव नहीं हो सकता, इट्स वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इन 2 पार्टिकल्स का जो मास था उनकी वजह से उनके बीच एक फोर्स होना चाहिए था, दैट्स 5.5 into 10 raised power minus 67 न्यूटन, लेकिन ये एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर रहे, तो होना चाहिए था या ये तो नहीं हुआ। बट इन कॉन्ट्ररी, ठीक है, इन अपोस्ट में देखा गया कि इलेक्ट्रॉन्स जो है ये एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं, इनके बीच एक रिपल्सिव फोर्स है, और वो रिपल्सिव फोर्स एक्सपेरिमेंटली निकाला भी गया, जो हम फिर कूलम्स लॉ से निकालते हैं। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली जो इन 2 इलेक्ट्रॉन्स के बीच जो फोर्स है वो कितना आया, दैट कम्स आउट टू बी 2.3 into 10 raised power minus 2